स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के इस गाइडेंस प्रोग्राम में। कई सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ऐसे में क्या गलतियां होती हैं, उनके ऊपर कुछ बातचीत हो, या फिर ऐसे के लेवल पर क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, या फिर जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उनको कहाँ अवॉइड करने की ज़रूरत है। मैंने कुछ होमवर्क किए तो सोचा आपके साथ वो चीज़ें बताऊं। सबसे बड़ी बात है कि एक जो एसे का पेपर है वो क्यों शामिल किया गया है। 3 तरह के एसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एसे का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसे राइटिंग में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है, कि स्टूडेंट्स ये जान नहीं पाते कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। फिर दूसरा जो है एस्पेक्ट है वो है वर्ड लिमिट को कैसे एक्टिव करें। तीसरा जो है कि जो एसे का एक्सप्लेनेशन है या एनालिटिकल पार्ट है उनका बेस क्या हो, मतलब एनालिसिस भी करनी है तो किस बेस पर करनी है। जो चौथा एंगल है वो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कितने होने चाहिए, और पांचवा है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी कैसे लिखना है। ये 5 बड़े जो मेजर इंडिकेटर्स हैं और जो 5 मेजर पिलर्स हैं, अक्सर बच्चे इनका पालन नहीं करते हैं, या फिर जो ऐसे लिखा जाता है उसमें ये 5 बड़ी चीजें सामने निकल के नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए वो बात अगर कॉपी पे नहीं आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है या मार्क्स कट जाते हैं। अब आइए, जो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे के पेपर्स में से एक ब्यूरोक्रेट, चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, इसकी पहचान कैसे होती है। दूसरा जो एंगल है कि ऐसे से ही एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट का पता लगता है, बट कैसे लगता है। मूस मुटैये लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, जैसे एक टॉपिक से एक ब्यूरोक्रेट की पहचान कैसे होगी, या विज्ञान की सामाजिकता, या फिर आगे नात न पीछे पगहा, जैसे कोई भी शब्द, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आईएएस हो, उसमें अगर ये पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है, कोई भी ऐसे आता है, उससे एक ब्यूरोक्रेट, एक लोक सेवक, एक पब्लिक सर्वेंट की पहचान कैसे होती है। तीसरा जो है, ऐसे से ही एक लेखक मतलब राइटर, एक पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट, और एक एनालिस्ट और एक थिंकर की आइडियोलॉजी की समझ का पता लगता है। ऐसे यह एक विधा है, ऐसे एक माध्यम है, ऐसे किसी के विचारों को जानने की क्षमता की आकलन करने का एक पूरा का पूरा पैटर्न है, क्योंकि उसमें पर्याप्त स्थान रहता है किसी के भी माइंडसेट को पता लगाने के लिए। लेकिन जब बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें कहीं वो लेखक हो जाते हैं, कहीं वो पत्रकार हो जाते हैं, कहीं वो विश्लेषक हो जाते हैं, और कहीं वो चिंतक। उनको ये पता नहीं रहता है कि यह ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच वाला ऐसे हम लिख रहे हैं। वो ऐसे ना हो करके इन सारे कैटेगरियों में आने वाला वो कंटेंट हो जाता है। ये एक सबसे कॉमन एरर या कॉमन समस्या देखी गई है बच्चों के बारे में। जो चीजें सामने आती हैं वो यही है। तो जो सबसे बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं आमतौर पर वो यही है कि उनके ऐसे में एक पब्लिक सर्वेंट नहीं दिखता है। अब ये पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, थोड़ा सा आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ अन्य और मुद्दे हैं कि गलतियां कहां होती हैं, कैसे स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि वो लिख क्या रहे हैं। कई सारे बच्चों की कॉपियां जांचने के 15 साल के अनुभव के बाद मैं निष्कर्षतः ये कहता हूं कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके थॉट्स क्लियर होते हैं। ज्यादातर बच्चे रटंत घुटंत और लिखंत पैटर्न को ही फॉलो करते हैं, और जब वो लिखते हैं ना तो उनको खुद नहीं समझ में आता कि वो क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर वो जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो यूनिवर्सिटी में पन्ने भरने वाली जो एक कल्चर है ना, उसी को अडॉप्ट करते हुए नजर आते हैं। दूसरा, स्टूडेंट को एक ऐसे या फिर एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आर्टिकल या फिर एक खोजी पत्रकारिता के बीच में अंतर नहीं पता। अक्सर जब बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, खूब सारे फैक्ट डालते हैं, खूब नए नए चीजें उसमें समावेश कर देते हैं, खूब सारे एनालिटिकल चीजों को उसमें डाल देते हैं। इससे यहां पर एक समस्या आती है कि वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हम ये ऐसे लिख रहे हैं या फिर वो एक खोजी पत्रकारिता का
गुण है। ये बात बहुत पहले मैंने अपनी इस बुक में भी लिखा था कि आंसर लिखते वक्त वो आंसर सिर्फ यूपीएससी का ही आंसर होना चाहिए, वो आंसर स्टेट पीसीएस या बीपीएससी या यूपी पीसीएस का ही होना चाहिए। लेकिन वो आंसर होने लगता है या वो ऐसे होने लगता है एक अखबार का एडिटोरियल या फिर खोजी पत्रकारिता। ये क्वालिटी क्यों आता है? ये क्वालिटी इसलिए आता है कि जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर के थॉट्स को सोचते हैं, जानकारी तो वहीं से मिलती है, लेकिन जब जानकारी मिलने लगती है ना तो वो न्यूज़पेपर के राइटिंग की सारी क्वालिटी, सारा गुण, सारा अप्रोच उनके खुद की राइटिंग में आने लगता है। इसलिए उनका वह ऐसे ऐसे ना होकर, एक ब्यूरोक्रेट का लेख ना होकर के द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या फिर दैनिक जागरण या जनसत्ता का या नई दुनिया या हिंदुस्तान का या प्रभात खबर का एक लेख लगने लगता है। तीसरा जो है, कुछ बच्चे ऐसे में जीएस अप्रोच को आजमाते हैं। जैसे मैंने बच्चों को देखा, क्या देखा, वो फैक्ट खूब लिख रहे हैं, वो उसमें डायग्राम भी बना देते हैं, उसमें डाटा भी बना देते हैं, उसमें रिपोर्ट या फिर सच लिख के चले आते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो किसी किसी अखबारी लेख में खूब सारे डाटा मिलेंगे, बच्चे ये भी कर देते हैं। कुछ बच्चे तो पॉइंट्स में लिख देते हैं। नहीं, ये गलतियां कभी नहीं करनी। ऐसे आपके थॉट्स को जांचने का एक माध्यम है, ऐसे आपके आइडियोलॉजी को परखने का एक माध्यम है, ऐसे आपके आइडियोलॉजी के डायमेंशन को देखने का एक तरीका या मेथड है। उसमें जरूरत है लेकिन बहुत कम। फैक्ट, फिगर, डाटा एकदम सीमित रूप में डाले। भारत में गरीबी बढ़ रही है, एक डाटा डाल दीजिए, विश्व बैंक के अनुसार गरीबी बढ़ रही है, बस अब उसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बट बच्चे क्या करते हैं, विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, यूनिसेफ की रिपोर्ट, योजना आयोग, नीति आयोग, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सक्सेना कमेटी, इनफैक्ट कि जितनी वो जानकारी रखते हैं सब के सब उड़ेल देते हैं। ध्यान रखिएगा, वो अप्रोच जीएस का होता है, वो अप्रोच ऐसे का नहीं होता। जब जीएस में जरूरत हो तो वहां आप अपनी स्पेशलिटी या एक्सपर्टनेस दिखाइए, बट जब ऐसे की बात आती है तो वहां पर कोई भी एक ऑथेंटिक डाटा और उसका एक्सप्लेनेशन एनफ होता है। आगे देखिए, निबंध में बैलेंस, पॉजिटिव, रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच नहीं झलकता है। कई बार जो बच्चे ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखने के क्रम में वो लिखते रहते हैं, कहां पॉजिटिव देना है, कहां नेगेटिव देना है और किस तरह एक बैलेंस अप्रोच रखना है, इसका वो एक मैनेजमेंट या पैराग्राफ मैनेजमेंट या ये कहिए ऐसे मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कुछ बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट बहुत होने लगते हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं रहते हैं। कुछ बच्चों के सिर्फ नेगेटिव ही पॉइंट रहते हैं, पॉजिटिव एक दो रहते हैं। कुछ बच्चे कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, दोनों मिक्स कर देते हैं। तो ये एक कॉमन एरर है जो दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, यह क्वालिटी तो हिंदी बेल्ट में सबसे ज्यादा है कि वो सच लिख के आते हैं। कारण क्या है कि जो हिंदी बेल्ट के जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं बड़े इमोशनल टाइप के होते हैं, उनके एजुकेशन का लेवल उतना स्टैंडर्ड नहीं होता। जब वो खूब सारी बातें पढ़ते हैं, खूब सारे नए फैक्ट मिलते हैं, खूब सारी नई जानकारियां होती और वो सब कोशिश करते हैं कि उनके एसए में आ जाए या उनके जीएस में आ जाए और उसमें वो सच लिखाते हैं। सच नहीं लिखा जाता। पहली बात, सच को मैनेज करके लिखा जाता है। जैसे बहुत से ऐसे सच हैं जिनको आप प्रत्यक्षता नहीं लिख सकते। मैं एक दो उदाहरण देता हूं आपके सामने, कौन कौन से सच हैं। जैसे एक टॉपिक ले लीजिए, सोशल मीडिया। विगत 10 सालों में सोशल मीडिया ने हमको कैसे बदला है ये बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया किस प्रकार सोसाइटी में नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। घर घर में नेटफ्लिक्स के कल्चर ने क्या संस्कृति विकसित की है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मिर्जापुर का वेब सीरीज हो या सीए टॉपर हो या फिर जितनी गंदगी है यूरोप और अमेरिका की, वो सब घुसेड़ रहा है सोशल मीडिया। बट यहां पर जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो सोशल मीडिया के जितने पॉजिटिव पॉइंट होंगे उतने ही नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स में आप शब्दों का प्रयोग करेंगे, यह देखा जा रहा है। सामान्यतः इस प्रकार की प्रवृत्ति पनप रही है। बच्चे क्या करते हैं कि हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, संस्कृति खत्म हो रहा है वगैरह वगैरह। ये इतना प्रहारात्मक
सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह नहीं लिखा जाता। बैलेंस अप्रोच बना के देना है कि सोशल मीडिया ने क्या पॉजिटिव लाया है और सोशल मीडिया किस तरह का नेगेटिव इंपैक्ट बना रहा है और इस सोशल मीडिया को हम कैसे कंट्रोल करें। और इसमें कल जो पीएम साहब ने रेगुलेशन की बात कही है उसको भी इंप्लीमेंट करिए, तभी तो पता लगेगा कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सोशल मीडिया को एक प्रशासक की तरह देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक पत्रकार अलग देखेगा, एक समाजशास्त्री अलग देखेगा, एक अर्थशास्त्री अलग तरीके से देखेगा, एक मनोवैज्ञानिक अलग तरीके से देखेगा, एक संस्कृति वाला या धर्म संस्कृति वाला अलग तरीके से देखेगा, बट एक प्रशासक इन सारे पहलुओं के मिश्रित रूप में देखेगा कि देश के सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है, देश की सोसाइटी, देश की इकोनॉमी, देश का पॉलिटिकल सिस्टम, देश का कल्चरल सिस्टम, देश का माइंडसेट कैसे इफेक्टेड हो रहा है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान है, यही तो जांचते हैं। बट अब आप न्यूज़पेपर में किसी एक एंगल से ही इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। जैसे करप्शन की प्रॉब्लम पहले भी थी, करप्शन की प्रॉब्लम आज भी है और करप्शन की प्रॉब्लम कल भी रहेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी करप्ट है। ये एकदम 100% सच है। क्या लिख के आ जाएंगे? बात वुमेन्स एम्पावरमेंट की हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज भारत में नहीं है। भारत में वेस्ट अमेरिका और यूरोप की पूरी लाइफ स्टाइल नकल हो रही है। वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। इसमें सम्मान, इसमें मान सम्मान के अलावा भारतीय संस्कृति में जो एक स्त्री या महिला की इज्जत मनोभाव है वो गायब है। एक से एक फिल्में बनी है। भारत में वुमेन्स एम्पावरमेंट टोटली दिग्भ्रमित है। विवाह नहीं करेंगे, विवाह के बाद परिवार नहीं चाहिए, बच्चे भी नहीं चाहिए, सिंगल वुमेन, इंडिपेंडेंट वुमेन, मदर विदाउट मैरिज, मदर विदाउट फैमिली, सॉर्गेट मदर का कॉन्सेप्ट आज देखा जा रहा है। क्या ये सब लिख सकते हैं? नहीं। तो यहां पर आपको बनावटी बातें लिखनी पड़ेंगी कि ऐसे ऐसे इंपैक्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट के देखे जा रहे हैं जिनको बदलने की जरूरत है। तभी तो पता लगेगा कि इस देश में वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। और उदाहरण ले लें, ग्लोबल वार्मिंग, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। विकसित देश विकासशील देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब ट्रंप 2 के आ जाने के बाद से और मामला अधर में लटक चुका है। दुनिया बनी है, दुनिया खत्म भी होगी, और 8 बार यह सृष्टि बन चुकी है और खत्म हो चुकी है। यह सिलसिला चलते रहेगा। कुछ समय पश्चात मालदीव डूब जाएगा, फिर फिजी डूब जाएगा, फिर बॉम्बे के भी डूबने की बात आ रही है। ऐसे दर्जनों फैक्ट हैं। बट यहां पर आप यही लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। एक और लेते हैं, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस का अर्थ क्या होता है उसको किनारे करिए, बट आज भारत में सोशल जस्टिस का एकमात्र मतलब हो गया है आरक्षण की राजनीति। नहीं लिख सकते आप ये। यहां भी आपको चीजों को बदल के लिखना होगा। और ले ले ग्लोबलाइजेशन और इंक्लूसिवनेस, कई बार ऐसे में आ चुका है। ग्लोबलाइजेशन का पीरियड चल रहा है, इंक्लूसिवनेस का मॉडल ग्लोबलाइजेशन से गेन ही नहीं हो सकता, क्योंकि दिन प्रतिदिन खाइयां बढ़ते जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अमेरिका के वैश्विक इकोनॉमी में 40% की नौकरियां खा गया है, और हमारे पीएम साहब कह रहे हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सच है? बट आपको बैलेंस बना के लिखना होगा कि हाँ प्रभाव देखा जा सकता है। आप सच नहीं लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह आप एक और टॉपिक ले धर्म बनाम राजनीति। कहते हैं कि धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए, बट संभव ही नहीं है, क्योंकि धर्म ही राजनीति है, राजनीति ही धर्म है। बीजेपी का पूरा राजनीति ही धर्म से टिका हुआ है। इनफैक्ट ट्रंप भी आए हुए हैं 2.0 में, वो भी ईसाई धर्म को वरीयता प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेंडर सिर्फ 2 ही तरीके के होते हैं, फैमिली सिस्टम हमारा चलेगा, और ये जितनी सारी वो किस्म की कल्चर है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुनिया के हर देशों में धर्म राजनीति को मोटिवेट करता है, गाइड करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्शन करता है, बट आप ये लिख नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह पंचायती राज क्या है, देखिए ऊपर से नीचे तक करप्शन। 1/3 महिला आरक्षण आपने दे दिया, परिणाम क्या है? उनके सारे एमपी और एसपी, मुखिया पति, सरपंच पति उनकी सत्ता को संभाल रहे हैं। गुंडई का सबसे प्राइमरी प्रयोगशाला है पंचायती राज। जाति के राजनीतिकरण की प्राइमरी प्रयोगशाला है पंचायती राज। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। विज्ञान बनाम धर्म, कहा जाता है कि इंसान वैज्ञानिक होगा तो धर्म की संकीर्णता धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अब
बदल रहा है कि विज्ञान जब बेलगाम होता है तो धर्म उसको गाइड करता है या धर्म उसको कंट्रोल करता है। आज अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी ये सोच रहे हैं कि वैज्ञानिक होने के साथ साथ हम धार्मिक होना भी जरूरी है, क्योंकि जितना वो वैज्ञानिक हो रहे हैं, जितना उनका माइंडसेट बढ़ रहा है, फिर विवाह खत्म हो रहे हैं, परिवार खत्म हो रहे हैं, सोसाइटी खत्म हो रही है, कई नई विकृतियां आ रही हैं, लोगों की जीने की आकांक्षा खत्म हो गई है, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? तो पहले ये कुछ और माना जाता था, आज कुछ और माना जाता है। और ले ले, जैसे जुडिशियल रिव्यू की बात कर लेते हैं। जुडिशियल अपनी समस्या, आप न्यायपालिका खत्म ही नहीं कर पा रही है, 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, 20 परिवार पूरे जुडिशरी पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं के औलादे, उन्हीं के चचा भतीजा जज बन रहे हैं। आप अपनी समस्या खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तारीख पे तारीख 2% जस्टिस ही सही हो पाता है, 98% जस्टिस पैसे से प्रभावित होते हैं। ये एक स्टेटमेंट खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहा है। लिख पाएंगे ये सारा सच? ठीक उसी तरह और संसदीय लोकतंत्र सचमुच लोकतंत्र है। देखिए, 68 लाख रुपए प्रतिदिन संसद के अधिवेशन में खर्च होता है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, शोरगुल चीजें होती हैं। कोई बिल संसद में प्रस्तुत अब सही तरीके से नहीं हो रही है, ना विचार विमर्श हो रहा है, बस बिल रखा जा रहा है, पास आउट कर रहा है, विपक्ष को ठेंगा दिखा रहा है। और जब जब बहुमत की राजनीति आई है, तब तब भारत के लोकतंत्र में ये चीजें दिखी गई हैं। बात इंदिरा गांधी की हो, बात नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल की हो। क्या ये लिखेंगे सच? बिना पैसे के आप चुनाव लड़ सकते हैं? कदापि नहीं। दिल्ली के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव की टिकट भी 5 करोड़ में बिका है, 20-20 करोड़ में बिक रहा है। सब जानते हैं भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे के, पानी की तरह पैसा बहाए हुए आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। लिखेंगे? और ले ले, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। राजनीति में चुनाव जीतने के लिए समय समय पर शब्द गढ़े जाते हैं, उन्हीं शब्दों में है कॉम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। कांग्रेस ने कॉम्युनलिज्म को गढ़ा, खत्म हो गया सेकुलरिज्म। और बीजेपी के लिए कॉम्युनलिज्म, आज बीजेपी पूरे देश में है। कैसे लिखेंगे? इनफैक्ट बिपिन चंद्रा मार्का, जो भी नॉलेज आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में या नेशनल मूवमेंट की किताब में या एसे की किताब में, अब वो सब चीजें खत्म हो गई है। भारत में धार्मिकता जोरों पर है। इनफैक्ट सांप्रदायिकता के जितने भी इंडिकेटर थे, माने जाने वाले तत्व थे, आज वो समाज में प्रतिष्ठित है। क्या योगी को आप हिंदू टेरर का चेहरा बता सकते हैं? नहीं। टाइम मैगजीन तो बता रहा है, CNN बता रहा है, बीबीसी बता रहा है। आप बता सकते हैं? नहीं। पूरा का पूरा योगी जी महाराज की राजनीति हिंदुत्व के मॉडल पर है। लिख सकते हैं? नहीं। मोदी जी आज बागेश्वर धाम में इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लिख सकते हैं? नहीं। तो फिर आप लिखेंगे क्या? यही प्रॉब्लम आती है। बच्चे को पता नहीं रहता है कि किस टॉपिक पर क्या लिखना है, और वो सच लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? वो एक खोजी पत्रकार की तरह लिख पा देते हैं, वो संपादकीय लेख की तरह लिखाते हैं, वो एक एनालिस्ट की तरह लिख के लिखाते हैं, बट उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वाला पर्सन नहीं झलकता। जिस चीज की बात मैंने यही की है कि आखिर उत्तर कैसे लिखते हैं। इस किताब में जितने कंटेंट है, आप कहीं भी पढ़े, किस रूप में भी पढ़े, किसी से भी पढ़े, थोड़ा इसके इंडेक्स को देखिए, यही चीजें बताई गई हैं। 2 साल पहले मैंने आईएएस के लिए इसमें बताया था कैसे लिखेंगे। अप्रोच डेवलप होना चाहिए। जैसे एक और आप बात आते हैं पैराग्राफ मैनेजमेंट का। बच्चों लोगों को कुछ नहीं पता रहता है कैसे लिखना है, वो लिखना शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे है 750 नंबर का है तो आपका ऐसे 650 से 700 नंबर के बीच में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 650 से 700 नंबर के बीच में। कई सारे टीचर कई बातें बताते हैं, बट इतना चलता है। 1200 शब्दों का ऐसे आईएएस में आता है और उसमें स्पष्टता गाइडलाइन लिखा रहता है 1100 से ज्यादा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये आपको 45 मिनट में, 45 मिनट में यह एक ऐसे आपको लिख देना है। उससे ज्यादा अगर आप समय ले रहे हैं तो आप एक बढ़िया लिखेंगे, 2 काम चला होगा, तीसरा आपका छूट जाएगा या फिर क ख ग घ पन्ना भरेंगे। तो तीनों ऐसे बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए आपको पैराग्राफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन, ये 3 चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए। कैसे? देखिए, आयोग यह मान के चलता है कि एक पेज में 200 शब्द आते हैं, तो 200, 2 400, 2 600 और 2 800, तो 750 है। तो आप मान के चलिए यहां तक जाएगा 2 4 6 और ये 6.5, मतलब कम से कम ये 1 पन्ना, ये 2 पन्ना, 3.5 पन्ने में आपको खत्म कर देना है।
अब सबसे पहले आपका ये इंट्रो लेगा। इंट्रो आपका लगभग 75 से 100 शब्द का होना चाहिए। एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल लेने के बाद आप वहां पर मार्क कर दीजिए अपनी कॉपी पर ऐसे कि यहां से यहां तक मुझे इंट्रो लिखना है, और अपने आप इंट्रो लिखिए। फिर पैरा चेंज करिए और जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, चाहे साहित्य बनाम समाज हो, मूस मुटैये लोढ़ा हुई है, अपना हाथ जगरनाथ, एक बिहारी सौ पे भारी, धर्म के बिना विज्ञान नांगर है, विज्ञान के बिना धन आंगर है, ठीक उसी तरह दर्जनों लेख, हंसुआ बोले तो बोले, सुपुआ बोले जिसमें 72 गो छेद, ऐसे जितनी भी चीजें आती हैं, 3 तरह के ऐसे आते हैं रीजनल लैंग्वेज में, एक भोजपुरी, दूसरा मगधी, तीसरा मैथिली। इन तीनों में से सेकंड पैरा आएगा, शीर्षक क्या कहता है, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप सेकंड पेज में जाएंगे और यहां पर इसकी नेगेटिव या इसका क्रिटिसिज्म या इसकी नेगेटिविटी को सामने रखेंगे। ये आपका एनालिसिस का दूसरा पक्ष होगा। फिर अगले पेज में जाएंगे और यहां पर आप एनालिसिस के पैटर्न को बदलेंगे और यहां पर आप पॉजिटिव, रिफॉर्म और एक ब्यूरोक्रेट का अंडरस्टैंडिंग यहां आना चाहिए। ये आपका एनालिसिस का तीसरा पक्ष होगा। और फिर आप लास्ट में यहां कंक्लूड करेंगे जो आपके 75 से 100 नंबर से हो। इससे ज्यादा अगर आप जा रहे हैं तो आप टाइम अपना किल कर रहे हैं। इससे ज्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का समय सवा घंटा, 1.5 घंटा ले लेगा, और कहीं ना कहीं आपके यह दूसरे और तीसरे ऐसे के ऊपर असर डालेगा। दूसरी बात, एक पेज में, पहले पेज में बच्चे क्या करते हैं, उनका कहीं पैरा चेंज नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक पन्ना लिख देते हैं। नहीं, पहले पेज में मिनिमम 3 पैरा आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए, दूसरे पेज में 2 या 3 पैरा, तीसरे पेज में भी 2 या 3 पैरा। ध्यान रखिएगा, पैराग्राफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 90% बच्चे यहां से यहां लिख देते हैं और कहां पॉजिटिव लिख रहे हैं, कहां नेगेटिव लिख रहे हैं, खिचड़ी पक जाती है। ये समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि आंसर राइटिंग कैसे होती है। जरा इसके मॉडल आंसर को देखिए, इसमें जो फॉर्मेट बनाया गया है वो देखिए, जो इसमें गाइडलाइन दी गई है वो देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 150 ऐसे का फॉर्मेट है और 30 ऐसे का मॉडल आंसर दिया है। 29 ऐसे को भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना और 150 की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ऐसे में 65% नंबर आने से कोई नहीं रुक सकता। आगे देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, जैसे एक ऐसे आता है साहित्य और समाज, मतलब लिटरेचर और सोसाइटी का, क्या लिखेंगे इसमें आप बताएंगे। पहला इंट्रो कैसे लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे इंट्रो। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसे कहां लिखेंगे, इसको यहां, मतलब ये क्या कहता है, ये वाले पैरा में, यहां के बाद। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि लिटरेचर और सोसाइटी का रिलेशंस क्या है। यहां ध्यान रखिएगा, ये एनालिसिस फर्स्ट है, ये एनालिसिस सेकंड है, ये एनालिसिस थर्ड है। कैसे लिखेंगे, एनालिसिस फर्स्ट यहां, एनालिसिस सेकंड यहां, एनालिसिस थर्ड यहां। ये एकदम ऐसे ही चलेगा, पैरा चेंज, यहां भी पैरा चेंज। अब इसमें आप बताएंगे पहले एनालिसिस में कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, आप बताएंगे कि हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आप बताएंगे कि हमारी सोसाइटी में यह कैसे मोटिवेट करता है या मोटिवेशन का कारण बनता है। अगले पेज पर जाएंगे। कौन सा अगला पेज, यहां पाएंगे। ये देखिए, एनालिसिस 2 थर्ड। फिर आप वहां पर क्या बताएंगे, इसके नेगेटिव इंपैक्ट, और फिर बताएंगे पॉजिटिव इंपैक्ट की, रिफॉर्म कहां आ रहा है, मतलब ये उम्मीद परक होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्यूरोक्रेट, एक लोक सेवक उन सारी चीजों को देखता है, जानता है, समझता है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करता है और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने का मेथड भी बताता है। और फिर कंक्लूजन। गलतियां कहां होती हैं, बच्चे सच लिखाते हैं। जैसे ये साहित्य ही है जिसने हमारे माइंडसेट को बनाया है, चाहे बात रामायण की हो, बात महाभारत की हो, या बात पुराणों में महाकुंभ के महत्ता की बात हो। आज पूरा भारत प्रयागराज में महाकुंभ में एकत्र हो रहा है। न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न भाषा, न रंग, न रूप। यह है हमारी विविधता में एकता का प्रतीक। ये साहित्य ही है जो हमारी परंपरा को हजारों साल से लेके आ रहा है। मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का भाई हूं, मुझे कैसे जीवन जीना है, यह हमारा साहित्य बताता है। बात रामायण की हो, बात महाभारत की हो, बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हो, बात कबीरदास के दोहे की हो, बात तुलसीदास के रामचरितमानस की हो, बात स्वामी दयानंद सरस्वती की हो, बात
राजा राम मोहन रॉय की हो, बात प्रेमचंद की हो, बात महात्मा गांधी की हो, या बात आजकल के जितने भी लिटरेचर हो, लिटरेचर हमारे सोसाइटी का मिरर है। बट इन दिस टाइम सोशल मीडिया का इंटरफेरेंस इस कदर आगे आ रहा है कि हम लिटरेचर से दूर हो रहे हैं और हमारे बच्चे या हम खुद ही सोशल मीडिया से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। तो इस तरह लिटरेचर आज सोसाइटी का रोल मॉडल नहीं रह गया। हम या हमारी मानसिकता को गाइड करने का काम सोशल मीडिया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी है। बच्चे यही लिख के चले आते हैं, बच्चे सोशल मीडिया पर फोकस कर देते हैं, बच्चे माइंडसेट लिख के चले आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है, कैसे है और निष्कर्ष क्या हो। फिर लास्ट में आप बताइए कि आज सोशल मीडिया को भी लिटरेचर का दर्जा देना होगा। लिटरेचर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल मीडिया को देनी होगी। लिटरेचर ने जो हमारे संस्कृति में रोल प्ले किया, अब वही रोल हमारे सोशल मीडिया से भी करनी चाहिए और इसका दायित्व तो देश का संस्कृति मंत्रालय निभाए। जरूरी नहीं है ऐसा हो और ऐसा होगा भी नहीं। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। कारण न फेसबुक, न ट्विटर, न व्हाट्सएप और न यूट्यूब आपके कब्जे में है। ये सारे दूर 7 समुद्र पार अमेरिका में बैठे हैं, आपकी बात तक नहीं मानते, उल्टा आपके धमका देते हैं। कैसे गाइड करेंगे? असंभव है। बट आपको लिखना पड़ेगा, झूठ लिखना पड़ेगा और यही बात बना के लिखनी पड़ेगी, तब आपका ऐसे बैलेंस होगा। और बच्चे क्या करते हैं, किसी इलाहाबाद से निकली हुई पत्रिका को लेकर के रट आते हैं और कबीरदास के दोहे लिखने लगते हैं। नहीं भाई, कबीरदास इज ए एग्जाम्पल, इज ए पर्टिकुलर पीरियड। वो मेडिएवल इंडिया के एक इंडिकेटर हैं। भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, जो शुरू होती है सतयुग से लेकर के द्वापर से लेके त्रेता से लेके कली युग तक। और इन सबकी परंपरा में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। 15,000 से ज्यादा हमारे साहित्य हैं। अब 15,000 का नाम बच्चे खूब ठूंस देते हैं, लिटरेचर का नाम नहीं जी। आपका ज्ञान नहीं जानना है, आपको यही बताना है कि आपके देश में रामायण, महाभारत, हितोपदेश, पंचतंत्र या कबीरदास के या दयानंद सरस्वती के ग्रंथों का क्या योगदान है। आज हम लोग जिस माइंडसेट में जी रहे हैं, ये माइंडसेट बनाने में लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान है। इस्लामिक सोसाइटी का माइंडसेट देखना है तो मोहम्मद की जीवनी पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। ईसाई समाज का माइंडसेट जानना है तो बाइबल पढ़िए। यहूदी समाज का माइंडसेट जानना है तो तोरा, उनके धार्मिक ग्रंथ पढ़िए। ईसाई उसकी तरह सिख समाज का भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए। उसी तरह हिंदू समाज का माइंडसेट जानना है तो महाकाव्य पढ़िए, पुराण पढ़िए। सारी बातें पता लग जाएंगी कि रिश्तों के मान मर्यादा, प्रकृति के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, प्रकृति के अलावा पशु पक्षी के प्रति नजरिया क्या है। यही है साहित्य और समाज का संबंध। कैसे सोशल मीडिया रोल प्ले कर रहा है? आज सोशल मीडिया नहीं होता तो कुंभ कि जो भूमिका लिटरेचर ने निभाई वही भूमिका सोशल मीडिया ने निभाई और आज महाकुंभ महापर्व बन के सामने खड़ा है। बट बच्चे नहीं लिख पाते हैं, बच्चे अपना ज्ञान उड़ेल देते हैं दर्जनों साहित्य का नाम देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बानर का जाने अदरक का स्वाद, रीजनल है। मतलब बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता, अदरक बंदर खाते हैं और फेंक देते हैं। ये उदाहरण उसके लिए प्रयुक्त होता है कि माँ अगर घर में कुछ बनाती है, कहती है बेटा खा के देखो कैसा है, हम उसे खाते हैं और कहते हैं बेकार बना है, तो माँ कहती है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कहने का मतलब है किसी भी काम का इंपॉर्टेंस किसी भी व्यक्ति के द्वारा समझ में ना आना। ये सिंपल सा है। अब इस ऐसे को लिखने के लिए आपको जानना होगा कि यह स्टेटमेंट क्या कहता है, यह स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और इस स्टेटमेंट की यूटिलिटी क्या है। अब यहां पर फिर एक्सप्लेन करिए कैसे। देखिए यही मॉडल यहां भी काम करेगा। यहां पर इंट्रो, यहां पर ये, फिर यहां एक्सप्लेनेशन और यहां कंक्लूजन। अब इस चीज को यहां आप ऐसे यूज करें कि इस स्टेटमेंट का सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, पर्सनल लाइफ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एथिकल एजुकेशन में क्या योगदान है। ये 5 और 6 इंडिकेटर आप अपना लिए ना तो लगभग रीजनल लेवल के किसी भी एसे को आप आसानी से लिख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर एक तो समझ में नहीं आ रहा है और दूसरा इसको लिखे कैसे। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है जो मुझे मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के कम से कम जो इस बार 525 बच्चे मेंस दे रहे हैं उनमें मैं देख रहा हूं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि उनका माइंडसेट पता है कि इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है, इसको इंपॉर्टेंस बतानी है और इसको इतने मानदंडों पर लिखना है। फिर कंक्लूड क्या करना है, ये देखिए। अब ये 4 कंक्लूजन हर रीजनल एसे में एप्लीकेबल होगा कि यह हमारे पूर्वजों के महान विरासत का प्रतीक है, यह एथिकल एजुकेशन देने के लिए यूजफुल है, यह हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्लीमेंट कर रहा है, यह हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के निर्माण में या क्रिएशन में हेल्पफुल है। ये 4-5 इंडिकेटर हैं, ये आपके जितने भी रीजनल एसे हैं सब में इंप्लीमेंट हो सकता है। हाँ, ये 4 पॉइंट हैं। शब्द आपके होंगे, शब्दों के लिखने का तरीका आपका होगा, शब्दों के व्याख्या करने का मेथड आएगा। ये 75 से 100 शब्द देखिए आपके सामने मैंने कंक्लूजन लिखना आपको सिखा दिया। ठीक उसी तरह अब इसमें पंचतंत्र, हितोपदेश, विरासत, श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा का मतलब सुनने की परंपरा, जिसमें हम लोग समाज में व्यंग के रूप में, उपदेश के रूप में अपने पूर्वजों से ये बात सुनते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते। कारण सबसे पहले जो ऐसे आता है, ये 5 पॉइंट है जो आपको एप्लीकेबल करना होगा, एडॉप्ट करना होगा। उसको फॉर्मेट बनाए, उसकी वर्ड लिमिट खींचे, पॉइंट बनाए कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव कहां लिखना है, ये पहले डिसाइड करें। फिर कॉपी पर टिक लगा ले। कैसे टिक लगाएंगे, ये देखिए कि यहां यहां लिखना है। अगर आपने लिख लिया कि यहां इंट्रो लिखना है, ये मॉडल सब ऐसे में यूटिलाइज होगा। तो टिक बना लेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि यहां पर पॉजिटिव खत्म करना है, यहां नेगेटिव लिखना है। अब नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव लिखना है। अब यहां पर फिर कॉपी पर टिक लगाए, फिर इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, कैसे कितने स्थान पर लिखना है ये फिक्स कर ले। अगर आपने ये फिक्स कर लिया तो अबव 65% पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया तो समस्या तो आएगी। और समस्या किस तरह आएगी, ये आप अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। जरा दे रहे हैं ना, तो अपने हृदय पर, हृदय से पूछिए क्या कि आपने इंट्रो, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन आपको लिखने आता है। दूसरा, क्या वर्ड लिमिट का पालन आप कर लेते हैं। तीसरा, क्या 45 मिनट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वाला ऐसे आप लिख रहे हैं, या आपके ऐसे में यह एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वाला झलक आपको मिल रहा है। क्या एक ब्यूरोक्रेट की पहचान आपकी उस ऐसे से हो रही है। क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, ऐसे को आपने लिखा है, आईएएस या पीसीएस को चेक कराया है, या जानने की कोशिश की है इसमें कमी क्या है। ये 5 बातें हैं, जरा अपने हृदय से पूछिए। जो भी मेंस लिख रहे हैं, आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि आप रेस में कहां हैं। एक जो कोचिंग के भरोसे दौड़ रहे हैं, कंटेंट को रट रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, ये मैटर, ये मैटर, ये मैटर, और रट रहे हैं। ये 5 फॉर्मूले हैं, जरा अपने आप पर इंप्लीमेंट करके आप देखें गलतियां कहां होती हैं, गलतियां कहां हो रही हैं। क्या आपने सुधार की कोशिश की है तो 65% नंबर आएगा, नहीं की है तो 35 के नीचे रहेंगे। जो कर लेते हैं वो 1 साल में सफल हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं उनका एक पंचवर्षीय योजना के अलावा चक्रीय योजना चलते रहता है। पीटी मेन, पीटी मेन, पीटी मेन। अभी आप मुखर्जी नगर जाइए, शाम के चाय के दुकानों पर भीड़ मिलेगी, चर्चा यही होगी कि केवीसी का मैटर आ गया, विजन का मैटर आ गया, पीडब्ल्यू का मैटर आ गया, दृष्टि का मैटर देखे हो, ध्येय का मैटर देखे हो, ओमकारनाथ की किताब को देखे हो। अरे ऐसे ही है सब, सिर्फ पोस्टमार्टम होगा। आजमाइए इन चीजों को, ध्यान रखिएगा। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, एक बात कॉमन कही है कि हमने मेंटोरशिप जरूर लिया। हम जो पढ़ रहे हैं वो हम चेक कराते रहते थे कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम जो लिख रहे हैं क्या वो सही है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी और आपको पता होगा कि उत्तर कैसे लिखें। प्रॉब्लम कंटेंट की नहीं है। ये बुक कितनी बिक चुकी है बताने की जरूरत नहीं है। सारे बीपीएससी का कंटेंट यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है। 4था 5वां एडिशन निकालना पड़ रहा है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण है कि आप चीज़ों को कैसे लिख रहे हैं। मार्केट में बहुत लोग हैं 200-200 रुपये में कोर्स भी बेच रहे हैं, और ज़्यादातर लोग आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। क्या हुआ मोटिवेशनल स्पीकर का बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का उदाहरण आपके सामने है।
ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, बट ये कुछ विशेष पहलू हैं। इतने लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं, कितने लोगों ने इन पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया और कितने लोग इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं। 40 से ज्यादा ऐसे मेरे एक और चैनल पर है, रीजनल। उसी तरह सारे ऐसे के चैनल मैंने एक यूपी पीसीएस पढ़ाने वाले चैनल पर डाल रखा है। यहां पर भी मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं। अगर इसके बाद भी आपको बात समझ में नहीं आती है तो या तो आप बहुत जीनियस हैं या तो आप समझने के योग्य ही नहीं है। बीच के कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, वो सारे लोग भीड़ बढ़ाते हैं। तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, सारी चीजें आपके आंखों के सामने हैं। और यहाँ पर जो चीजें उभर के सामने आ रही हैं वो यही है कि चीजों को आप कैसे देखेंगे, चीजों को आप कैसे समझेंगे। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। इतनी सारी चीजें जो भी डिस्कस हम लोगों ने की या हर पहलुओं के ऊपर जो बातचीत की, उसका एक बेसिक लक्ष्य यही है कि आप चीजों को जानें, चीजों को समझें। और ध्यान रखिएगा, ये अगर आपने पहले से प्रिपेयर्ड नहीं किया, माइंडसेट नहीं अपना डेवलप किया, तो फिर आप आती हुई चीजें, समझी हुई चीजें गलत कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपकी नॉलेज का लेवल अभी नहीं पहुंचा है, आपके पास फैक्ट, नोट्स, कलेक्शन मटेरियल भी उतने स्तरीय नहीं है, तो फिर आप लिखेंगे कैसे। ये 3 स्टेप है। तो कंटेंट की कहीं कमी नहीं है, आप कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंटेंट को पढ़ना, समझना, पचाना और लिखना। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगली बार फिर किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।